पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा था? आला मारा के बारे में। आला मारा क्या है? भारत की पहली बोलती फिल्म, भारतीय इतिहास, सिनेमा के इतिहास की पहली बोलती फिल्म। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद जो सिनेमा बने उसमें पौराणिक कथाओं का, पारसी रंगमंचों का, इन सब का कथानक लिया गया। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? ठीक, पहली फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम। बात क्लियर? आगे बढ़ा जाए? चलिए सुनिए ध्यान से। कहते हैं कि सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें सवाक भारतीय फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया। देखिए, ये होती है विनम्रता। जो व्यक्ति महान होता है वो उतना ही विनम्र होता है। जो परमार्थ करता है, परमार्थ समझते हैं? जो दूसरों का हित करता है, दूसरों का भला करता है, वह उतना ही विनम्र होता है। और ऐसे लोग बहुत विशिष्ट श्रेणी के होते हैं। आप साधु सन्यासी को देखिए, उसको कभी गुस्सा नहीं आएगी, कभी आएगी? क्यों? सर आधा तो श्राप दे देते हैं वो। भाई देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को ज्यादा परेशान करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ करेगा, रिएक्ट तो करेगा। लेकिन आम तौर पे सामान्य विशेष उसको तो आपकी 99 गलती माफ कर देगा। बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा? तो इतना विनम्र होना है आपको। और कहते हैं कि जब सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले, देखिए सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक कौन थे? क्योंकि इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी बोलती फिल्म, उसका नाम क्या था? आलम आरा था। और 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे हुए। 25 वर्ष पूरे होने को क्या कहते हैं? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली। जब पहली बोलती फिल्म की सिल्वर जुबली थी तो उस फिल्म के जो निर्देशक थे अर्देशीर, उनको सम्मानित किया गया। सिल्वर जुबली कितने सालों में मिलती है? 25 साल। 50 सालों में गोल्डन जुबली होती है। ठीक, तो जब उनको सम्मानित किया जाने लगा तो लोगों ने उनको क्या कहा कि भारतीय सवाक फिल्मों का पिता। क्या कहा? मतलब भारत में बोलने वाली फिल्मों के जनक, या बोलने वाली फिल्म निर्माताओं के जनक। क्लियर? तो जब उन्हें यह खिताब दिया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा रिवार्ड मत दीजिए, मुझे इतना बड़ा खिताब मत दीजिए, मैंने कोई नया काम नहीं किया है, बल्कि मैंने केवल और केवल अपने देश के योगदान के लिए अपने जीवन का एक जरूरी हिस्सा। क्लियर? बोलो। मतलब उनको अपने देश से लगाव था, न कि उस खिताब से। यहाँ अगर कोई 100 रुपए डाल तो उसको 3 बार देखेंगे, है कि नहीं ना? है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इस पैराग्राफ में किसी कोई दिक्कत बेटा? जहां दिक्कत होगी पूछिएगा। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा से काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, कहते हैं कि जब इसके पहले आलम आरा के पहले आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय सिनेमा में बोलने की जरूरत नहीं थी। 1931 में भारतीय सिनेमा में बोलने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि पहली भारत की बोलती फिल्म बन चुकी थी। और जब भारत की पहली बोलती फिल्म बन चुकी थी, तब यह आवश्यकता थी कि अब
मुख्य फिल्म नहीं बनाई जाएगी। बात समझे कि नहीं? यस सर। अब जब बोलना है, बात को ध्यान से समझिएगा, अब जब बोलना है तो बोलने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। आप किसी भी चीज को किसी भी तरह से नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या? तो जरूरत क्या पड़ी कि अब ऐसे एक्टर्स, ऐसे अभिनेताओं को, ऐसे अभिनेत्रियों को, ऐसे नायक नायिकाओं का चयन किया जाए, सिलेक्शन किया जाए, ताकि उनको संवाद बोलने में कोई दिक्कत, मीन्स कि जो पढ़ा लिखा होगा वही संवाद बोलेगा, किसी कोई दिक्कत। बेटा सबको समझ में आ रहा है? क्यों? और लिखा क्या था कि सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला, केवल एक्टिंग हाथ हिला के काम नहीं था, अब मुंह भी हिलाना था। क्लियर? चलो। यस सर। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। देखिए मैंने वही बात कही ना कि जब मूक फिल्म बनती थी तो उसमें तो कोई भी व्यक्ति आके एक्टिंग कर लेगा, क्योंकि बोलना तो है नहीं, केवल प्रदर्शन करना है, गैस्चरिंग करना है, समझते हैं ना? हाव भाव प्रदर्शित करना है। मान लीजिए खाना खाना तो ऐसे कर देंगे, मारपीट करना तो ऐसे ऐसे कर देंगे, बॉक्सिंग करना तो ऐसे ऐसे कर देंगे, मतलब जो भी तरीके की उनको चीजें दिखानी होंगी उसके हाव भाव प्रकट कर देंगे। पूजा करना तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब सिनेमा के दौर में बोलने की बात आई है तो गैस्चरिंग से काम, ठीक, क्लियर? अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। देखिए इसमें दिया गया है कि इस फिल्म में गाना भी था ना, कोई गाना था ना कि तू दे दे खुदा अगर तेरी देने की औकात हो। तो जब लोगों के मन में एक मधुर संगीत गूंजा तो संगीत के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ने लगी। बताइए, अगर हम और आप कहीं गाना सुनते हैं तो हम लोग के पांव थिरकने लगते हैं, हम लोग उधर आकर्षित हो जाते हैं। तो सोचिए जमाना 1931 से 1956 के बीच का समय है और ऐसे समय जब भारतीय सिनेमा अपने धीरे धीरे उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। जब संगीत पहुंचेगी किसी के कान में, उस पर ढोलक की थाप होगी, हारमोनियम का वादन होगा, वायलिन पियानो बजेंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित होगा। तो संगीत की भी कद्र इस फिल्म से आलम आरा से क्या होने लगी थी? बढ़ने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाल दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने, इसमें तो कुछ विशेष बात है नहीं। क्लियर? कुछ समझाना है इसमें? आगे बढ़े। कहते कि हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। अच्छा देखिए बड़ी बेहतरीन लाइन कि हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व क्यों बढ़ा? क्योंकि सर मूवी हिंदी और उर्दू में थी, हिंदुस्तानी भाषा में। दूसरी बात क्या बोलनी थी, अब क्या था? अब बोलना था। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सिनेमा में जब आवाज नहीं थी तो आप किसी भी तरह से हाव भाव प्रदर्शित कर ले, लोग समझे चाहे ना समझे, बात खत्म। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ये है, आप अगर यहां खड़े होकर बोल रहे हैं और आपके सामने 2000, 20,000, 1 लाख लोगों की भीड़ है, तो आपके शब्दों का चयन इस प्रकार से होगा कि पंक्ति में बैठे पहले व्यक्ति से लेके 1 लाखवें व्यक्ति की समझ तक वो बात आ जाए। ठीक? आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करना है जो कि सबके समझ में न आए या कुछ विशेष लोगों के समझ में आए। बात समझ रहे हैं? दिया है जन प्रचलित भाषा, जन माने होता है लोग। ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना है जो भाषाएं लोगों के बीच से होके गुजरती हो, मतलब जो लोग आपस में बोलते हो, ऐसे शब्दों का, ऐसे भाषाओं का चयन करना है, तभी तो जो है मूवी क्या होगी, पॉपुलर होगी। आजकल के गाने तो समझे में नहीं आते,
अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक दो गाना गा दीजिए तो मैं दावा करता हूं कि आप नहीं गा पाएंगे। चलो एक ही लाइन को रिपीट करते हैं। हाँ सर। अरे भाई नहीं गा पाएंगे, समझ ही नहीं आता। उसमें कौन सी इंग्लिश है समझ में नहीं आता। एक मूवी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक मूवी 2011 में आई थी। ठीक है। नहीं भाई 2011 या 12, अरे मैं बता रहा हूँ, अजब प्रेम की गजब कहानी हाँ सर। है। हाँ। उस समय मैं क्लास 11th में था। सर 11th मंथ ईयर भी 11 था, अब 11 था। हाँ उस समय 11th या 12th में था, ठीक है। तो 10 या 11 के आसपास की मूवी आई थी, मुझे याद है, ठीक है। उसमें एक गाना था शाइनिंग इन द, कैसे था Shining in यार? the setting sun like हाँ on the वो ocean। जाके लाइन मुझे 2-3 महीने पहले याद हुई। वो भी कैसे याद हुई, मतलब मैं हो जाती है। नहीं YouTube पे कुछ देखा तो नीचे लिखता है ना, हाँ सर। जब उसको हम देखे तो मेरा दिमाग गया तो मैं उसको वहीं पॉज कर दिया, फिर मैंने देखा लिखा क्या है भाई, तब जाके मुझे वो चीज समझ में आई। तो आलम आरा, देखिए बड़े लोगों की बड़ी बात, उन्होंने क्या कहा कि हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा और सिनेमा में देह और तकनीक भाषा की जगह जन प्रचलित भाषाओं का दाखिला हुआ। भाई जब आपको प्रसिद्धि पानी है तो लोगों के बीच में ही तो पाएंगे, लोगों के बीच में आपको बात रखनी है और आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो किसी को समझ में ही ना है। एक इंग्लिश राइटर था, इंग्लिश पोएट था विलियम वर्ड्सवर्थ, नाम सुने आप लोग? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि हम जो भी कविताएं लिखते हैं हमको यह प्रयास करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक जन भाषाओं में हो। मतलब ऐसी कविता लिखी जो केवल हम खुद समझ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? है? चलो आगे बढ़ा जाए। सिनेमा ज्यादा देशी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। सिनेमा ज्यादा देशी थी का मतलब समझ रहे हैं? पूरी तरह से भारतीय परंपराओं पर आधारित। इससे बड़ी ऊंची ऊंची बात लिखकर आप लोग समझिए तो कहते हैं कि आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अच्छा आप कोई पुरानी मूवी देखिए, नई की बात छोड़ देते हैं, तो आप लोग उसमें ये ध्यान दिए होंगे कि जो भी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से संबंधित होती है। आप एक मैं छोटी सी मूवी का उदाहरण लेता हूँ, बागबान, मुझे लगता है आप सब लोगों ने देखा है? देखा है? आपने देखा? शोले देखा होगा, ये देखा है? तो देखिए शोले में वो चीज दिखाई गई थी, गुंडा बदमाश कैसे किसी गांव को लूटा जाता है। तो आप पढ़े होंगे कि पहले हमारे यहाँ चंबल की घाटियां हुआ करती थी, हालांकि आज भी है, बट वो सीन नहीं है जो सीन उसमें दर्शाया गया है। परिवार में दुख सुख लड़ाई झगड़े, माता पिता का प्यार, माता पिता से गुस्सा, ये सब हमारे भारतीय समाज संस्कृति का हिस्सा है। बोलिए आप भी कभी मम्मी पापा से गुस्सा होते होंगे, पापा मम्मी भी गुस्सा होते होंगे। यही सब चीजें पिक्चरों में दिखाई जाती है, हमारे समाज के प्रतिबिंब का एक हिस्सा है। सामाजिक जीवन क्या है? 3 इडियट्स देखे आप, सब लोग देखे। उसमें जब कोई लड़का नौकरी नहीं पाया रहता है तो समाज में उसकी क्या गति होती है, उसी चीज को दर्शाया गया है ना। क्लियर? और कुछ समझाना है इसमें? किसी कुछ पूछना है? एक बार रिवाइंड कर लो 2 मिनट, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सुबह समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट डे है बेटा, घबरा रहे होगे, कहाँ चले आए? पढ़ा रहे। कहते कि अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। ठीक, माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। अच्छा एक चीज देखिए, जब इस दौर में हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, तब
किसी न किसी हीरो को फॉलो करते हैं। तो ये उभरता हुआ समय था, चीजों की शुरुआत होने की समय थी। अगर कल को सलमान खान इतना बाल रखे, इतना कटा ले, पूरा मतलब उड़वा दे, तो आधे लोग सड़क पे सलमान खान की तरह दिखेंगे। क्लियर? कभी करवाएगा नहीं। या एक प्लेयर है वेस्ट इंडीज का, आंद्रे रसेल, उसकी हेयर स्टाइल देखे? हमेशा चेंज होती रहती है, हाँ? ऐसे रहती है, कलर चेंज होता रहता है। आमतौर पे जैसे मुर्गे का पंख होता है, लाइक उसी तरह है। अब समझ गया ना? कहते हैं कि अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर इस तरह से हुआ, मतलब उस जमाने में, उस समय में, उस मूवी में जो अभिनेता थे, जो अभिनेत्री थे, जब वो लोगों के सामने आए तो लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया, उनकी तरह से कपड़े पहनना शुरू किया, उनकी तरह से हेयर स्टाइल रखनी शुरू की, उनकी तरह से बनना ठनना, बना समझते कि नहीं, कपड़े पहनना शुरू, मतलब अपने आप को दिखाना कि आई एम शाहरुख खान। क्लियर? उसका तो बेटा जेल में गया हुआ तो जैसे जेल में भी भाई। अरे ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ओहो देखिए मैं बताता हूँ, छोड़िए बात है, मुझे बोलने दोगे? आप लोग भारतीय समाज में यही तो एक प्लस पॉइंट है, हालांकि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए कि लोग अच्छे गुणों को फॉलो ही नहीं करते, बुरे गुणों को फॉलो करते। ठीक, ये सब क्या चला दिए भाई। कहते कि माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। एक माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना, सुलोचना का नाम क्या था? माधुरी, और उसकी हेयर स्टाइल उस समय के औरतों में बहुत पॉपुलर थी। नाम है। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी, किस तरह, जिस तरह से कौन करती थी? क्लियर? तुम लोग ज्यादा समझदार हो। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। देखिए ये अर्देशीर ईरानी कौन था? सर वो फर्स्ट सर आलमारा के निर्देशक का निर्माता। हाँ, अब जब अर्देशीर ईरानी की फिल्म बनी आलम आरा, तो उसमें भारत के अलावा अन्य कलाकारों ने भी काम किया। ठीक, और स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। एक देश का नाम आया बर्मा, जानते हैं तो क्या बोलते हैं? म्यांमार। राजधानी क्या है? सर यांगून। यांगून सर, यांगून। रंगून सर यांगून है सर, यांगून। रंगून कौन बोलती है? ये हैक कर गया दिमाग। चलो, मतलब देखो, जैसे वर्तमान मूवी पूरे ऑल इंडिया में फेमस, पूरे विश्व में फेमस होती है, उस तरह से आलम आरा उस दौर में, मतलब दौर मान लेते हैं 1956 या 1931, सॉरी 1931, इस दौर में ये मूवी श्रीलंका, म्यांमार और पश्चिम एशिया समझते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज, क्लियर, वहां बहुत पसंद थी। अब देखिए, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? अब भारतीय बोलती सिनेमा के जनक कौन थे? सर अर्देशीर ईरानी। 2 प्रश्न मिला, जीके का मिल गया। ठीक, फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? अब देखो चीज और जान लो, भारतीय सिनेमा का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो क्या होता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्यों है? क्योंकि दादा साहेब फाल्के ने सबसे पहले पिक्चरों के निर्माण में अपना योगदान दिया था। ठीक,
अब बताइए कि अब कुछ और बाकी रह गया कि समाप्त हो गया? इस पाठ के लेखक कौन है? प्रदीप तिवारी। क्लियर? प्रदीप तिवारी। गुड। अब देखिए, अब एक बार आप लोग आउटलाइन देख लीजिए, जिसको जहां दिक्कत हो कुछ बता दें। ठीक है, मैंने पढ़ा तो दिया, एक बार आप भी पढ़ लीजिए कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं।